हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकुंद है और मैंने हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2019 में एसडीएम रैंक अर्जित की है। आज मैं डीकेटी के मंच के माध्यम से आप सभी को मेरी स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अब मैं परीक्षा के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला प्रीलिम्स, उसके बाद में मेंस और फिर इंटरव्यू की बारी आती है। तो मैं प्रीलिम्स के बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है जो कि आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज में भी ऐसा ही होता है, और एक होता है सीसेट का पेपर जो इसी बार इंट्रोड्यूस कराया गया था। इस बारी एक जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन था वो यह था कि इन दोनों के मार्क्स जुड़ने थे, तो इसीलिए दोनों पेपर में परफॉर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो जो पहला पेपर है जीएस का, इसमें आपको फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा यह एनालिसिस की तरफ होता है। तो जो भी मेरे मित्र इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, जो इस साल या अगले साल निकल सकता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम आप फैक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ज़रूर दें। दूसरा जो पेपर होता है सीसेट, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन उसमें होता है, कुछ इंग्लिश होती है और रीजनिंग भी होती है। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 100 प्रश्न होते हैं और 120 मिनट होती हैं, तो हमें उसको पूरा करना, और क्योंकि दोनों के मार्क्स जुड़ने हैं तो इसीलिए इफ़ेक्टिवली हमें उसको कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं दूसरे चरण में चलना चाहूँ तो मेंस में इस बारी 5 पेपर हुए थे, जो कि एक जीएस का था, एक इंग्लिश और हिंदी का था। तीनों पेपर 100-100 मार्क्स के थे और 2 ऑप्शनल थे, जिसमें एक केमिस्ट्री का पेपर जो मेरा ऑप्शनल था और दूसरा ज्योग्राफी का पेपर जो मेरा दूसरा ऑप्शनल था। यदि मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँ, थोड़ा स्ट्रैटेजी में आपको बताना चाहूँ, तो मैंने पाया कि इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि इनके मार्क्स जुड़ने हैं तो आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शंस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। तो मैं अपने मित्रों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ी सी व्याकरण और ऐसे राइटिंग वगैरह पे थोड़ा सा अच्छा फोकस करें, ताकि मार्क्स आपके अच्छे आ सकें और अंततः आप अच्छे मार्क्स के मार्जिन से मेंस को क्लियर कर सकें। जीएस पेपर अकेला क्योंकि 100 नंबर का था और जीएस बहुत ही वास्ट होती है और इसमें पैटर्न भी बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ 1 नंबर के भी प्रश्न थे, कुछ 4 नंबर के भी प्रश्न थे और 7-7 नंबर के भी प्रश्न थे। तो सभी में आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगानी होगी। 1 नंबर में आपको थोड़ा और बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जो 4 और 7 मार्क्स थे उनमें आपको अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो सिविल सेवा में जो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं वही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर हमें सजग रहना होगा कि टाइम बाउंड हम रहें। 3 घंटे में हमें पेपर पूरा करना है। अदरवाइज़ जो सिविल सेवा, हरियाणा सिविल सेवा की जो परीक्षा है, इसमें हम थोड़ा सा औरों से ऑन एन एवरेज पीछे रह जाएंगे, जो कि हमें नहीं रहना। प्राइमरीली ऑप्शनल्स का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। आपने देखा ही होगा कि 150 और 150 के 2 पेपर होते थे अब तक, और मेरा प्राइमरी ऑप्शनल था केमिस्ट्री, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसका जो मैंने प्राइमरी सोर्स यूज़ किया वो अपने नोट्स थे जो मैंने सिविल सेवा की परीक्षा के लिए ही तैयार किए थे, और हरियाणा सिविल सेवा के लिए भी मैंने उसी नोट्स को रेफ़र किया। कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको 12th और 11th की एनसीईआरटी से भी मिल सकती है, और बाय एंड लार्ज बहुत ही ठीक और अच्छा पेपर आप कर सकते हैं यदि आपके कंसेप्ट्स पे कमांड है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पुराने परीक्षा पत्रों को आप अच्छे से, प्रश्न पत्रों को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। क्योंकि ये मेरा मेन ऑप्शनल नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें फायर फाइटिंग से मैंने इसमें अटेम्प्ट किया, क्योंकि थ्योरीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने जो जर्नल पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करी, ताकि 90 to 100 मार्क्स का मैं पेपर 150 में से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूं। बाकी जो इन डेप्थ ऑप्शनल लेवल की तैयारी थी वो मैंने केवल पुराने परीक्षा पत्रों से देखा कि जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है, वहीं से मैं उनको अच्छे से तैयार कर लूँ और उनको ही मैं अच्छे से प्रिपेयर करके परीक्षा में जाऊँ। तो रफली मैं 135 तक का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया था, और होपफुली मैंने अच्छे से मार्क्स अर्जित इसमें भी कर लिए होंगे। यह परीक्षा करीबन 1 साल का पूरा प्रयत्न लेती है, पूरा 1 साल ये प्रोसेस चलता है, और इसमें हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप 1 या 2 साल की तैयारी से इस परीक्षा को आसानी से पार कर सकते हैं।
बिकॉज जो कि आप पूरे पिछले अपने ग्रेजुएशन, आप अपने स्कूल के दौरान जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि आप प्राइमरीली जीएस के पेपर में तो ज़रूर देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस पूरे पेपर में आप पूरा डेडिकेशन बनाए रखें, पूरा कमिटमेंट बनाए रखें और एंथुजियाज्म के साथ में पढ़ाई करें, बिकॉज़ यह यात्रा थोड़ी सी लंबी भी चल सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप पूरा कमिटेड रहिए एग्ज़ाम के लिए, एंथुजियास्टिक रहिए और अपने सोर्सेज़ को मल्टीपल रिवाइज़ कीजिए। यही एक सभी जो टॉपर्स हैं वो बोलते हैं और यही चीज़ आखिर में काम करती है। जो चीज़ें हम 1 या 2 बार पढ़ते हैं वो ज़्यादातर हमें याद भी नहीं आ पाती एग्ज़ाम के प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में, पर जो चीज़ें हम 5-6 बार पढ़ चुके होते हैं, जिनको हमने अच्छे से इंटरनलाइज़ किया है, वो चीज़ें हम ईज़िली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पेपर में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कम मात्रा में कंटेंट को पढ़िए पर उसको अच्छे से पढ़िए, स्पेशली मेंस के लिए मैं यह बोलना चाहूँगा। सबसे पहले हम बुक सोर्सेज, जो कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी समस्या है कि हम क्या बुक्स, किन बुक्स को रेफ़र करें, तो उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि यह एग्ज़ाम और इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि केवल रेलेवेंट मटेरियल को हम पढ़ें और मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। तो जैसे कि हमें पता है कि बेसिक एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए 6ठी से 12वीं तक की एक रीडिंग आप एनसीईआरटीज़ की ले सकते हैं और हिस्ट्री में आप एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की एनसीईआरटीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। जब ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत को रेफ़र कर सकते हैं और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए हम रेफ़र कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न इंडिया की एक काफ़ी अच्छी पुस्तक मानी जाती है। और जो और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स के लिए मैंने पर्सनली विजन के जो नोट्स हैं, विजन के जो करंट अफेयर्स हैं, उनको रेफ़र किया था। पीटी 365 और मेंस 365, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था, तो साथ के साथ सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैप ही करता है, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग वहाँ से भी उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करें और मैं यही चाहूँगा कि एक इंडियन एक्सप्रेस, यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं और हिंदी मीडियम में, मुझे इतनी जानकारी नहीं है पर मैं शायद जहाँ तक आपको बता सकता हूँ, तो दैनिक जागरण एक अच्छा जो न्यूज़पेपर रहेगा। करंट अफेयर्स की कुछ आप ऐप्स भी रेफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनसाइट्स ऑफ इंडिया की ऐप है, जीके टुडे की ऐप है और सबसे बड़ी ऐप, आप यूट्यूब को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री में वहाँ पे आपको अवेलेबल है और राज्यसभा टीवी पे आप डिबेट्स देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पे आता है, रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं वो लोग। और मृणाल के लेक्चर्स हैं, जो कि मैंने पर्सनली रेफ़र किए थे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था और मैंने तीनों चरणों को एक ही बारी में कंप्लीट करके इसमें एसडीएम रैंक को अर्जित किया है। इस प्रोसेस में बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया है, बहुत से लोगों का बहुत ही अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हर समय मेरे सहायता की, फाइनेंशियली और अदरवाइज़। इस परीक्षा में आंसर राइटिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो आप सभी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि प्री तो हम पढ़ के और ऑप्शंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर जो वेटेज है एक्चुअली 600 नंबर की, 675 में से, वो मेंस की है। तो आपका सिलेक्शन तो मेंस में ही डिसाइड हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप आंसर राइटिंग वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा प्रयत्न करें। प्री से पहले आप 2-3 महीने केवल प्री पढ़ें, अदरवाइज़ सारे टाइम को आप मेंस के लिए डिवोट करके रखें। आंसर राइटिंग मैं पर्सनली इनसाइट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन उठाता था। हरियाणा के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, जो कि बहुत ही साधारण थे, भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। अदरवाइज़ जो साधारणतः क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इनसाइट्स ऑफ इंडिया पे और फोरम आईएएस पे और आईएएस बाबा पे, आप कोई भी साइट को रेफ़र कर सकते हैं और इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के दौरान आपको यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब तक आप 10-20 आंसर्स नहीं लिख लेंगे, आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आपको लिखना क्या है और आपकी कमी कहाँ पे है और आपको इम्प्रूव कहाँ पे करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 20-30 आंसर्स आप लिखें, उसके बाद में खुद उनको एनालाइज़ कीजिए। आपके पास कोई टीचर है सहायता करने के लिए, दोस्त है, तो आप उनसे इवैल्यूएट करवाइए और उसके बाद में ग्रेजुअली इम्प्रूव कीजिए। इनसाइट ऑफ इंडिया से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में मैं बोलना चाहूँगा, हिंदी मीडियम में दृष्टि आईएएस से आप अच्छे क्वेश्चंस उठा सकते हैं और रेगुलरली उनका प्रयास कर सकते हैं। एक और जो पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है एस्से राइटिंग।
ऐसे राइटिंग के यहाँ पे वेटेज है इन द इंग्लिश एंड हिंदी पेपर। तो हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों ही पेपर में 30-30 मार्क्स के ऐसे आते थे। 30-30 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों रिस्पेक्टिव पेपर में, क्योंकि टोटल मार्क्स 100 हैं, तो उसमें अटैम्प्ट करना इफ़ेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि परीक्षा से पहले आप 8-10 अच्छे एसेस कम से कम लिख के जाएं, ताकि आप इन ट्यून हो जाएं कि परीक्षा में आप अच्छे से जो भी ऐसे आए उनको लिख सकें। सेम आप हिंदी में भी कर सकते हैं, और जो टॉपिक्स आते हैं इनके लिए बहुत ही ब्रॉड या करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, तो साधारणतः इन्फॉर्मेशन सभी के पास होगी इन टॉपिक्स पे, पर आपको इफ़ेक्टिवली लिखना ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है इसमें आप इन्वॉल्व हुइए, अच्छे से करंट अफेयर्स को आप रीड कीजिए, पूरा पोर्शन अच्छे से पढ़िए और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कीजिए। आपकी परफॉर्मेंस आप ही के ऊपर मैटर करती है। तीनों स्टेजेस पे आपको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना होगा। यदि आपको टॉप सर्विसेज लेनी है, फॉर एग्जांपल एसडीएम, डीएसपीज, ईटीओज़ आपको लेना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही लेवल पे अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इंटीग्रेटेड रखिए। जहाँ पे भी आपको प्री के दौरान भी पढ़ते पढ़ते इंटरव्यू से रिलेटेड मैटर मिलता है, तो आप माइंड में ज़रूर रखिए और सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करते, एनालाइज़ करते हुए चलिए। मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग इस परीक्षा को देना चाहते हैं, आप अपना एंथुजियाज्म पूरा हाई रखिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर रखिए और डिटरमाइंड रहिए। यह परीक्षा इतनी भी मुश्किल नहीं है। जब तक हम तैयारी शुरू नहीं करते तभी तक यह थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। जैसे ही हम प्रोसेस में आ जाते हैं तो यह काफ़ी सरल परीक्षा लगती है, पर इसमें पूरा प्रयत्न करना होता है, तभी हम लोग अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ही रिमोट एरिया से, हरियाणा के काफ़ी सुदूर क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। जो हरियाणा से रिलेटेड बातें हैं वो आप कुछ बुक्स, फॉर एग्जांपल अरिहंत, नो योर स्टेट जैसी पुस्तकें, और इन जनरल बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे और पीडीएफ्स में, टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है। वो आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वहीं से ही पढ़ाई कर सकते हैं। बस ज़रूरत है वो है कि आप पूरा अपना डिटर्मिनेशन और एफ़र्ट रखिए। आप यह करेंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, कोई भी एक साधारण कैंडिडेट ईज़िली क्लियर कर सकता है। अंत में मैं यह बोलना चाहूँगा कि डीकेटी का जो ये एफ़र्ट है बहुत ही सराहनीय है। मेरे भी प्रिपरेशन स्टेज में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डीकेटी की देखी थी और काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग अपने विचार रखते हैं और उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि डीकेटी का जो ये प्रोसेस है, काफ़ी और कैंडिडेट्स को भी ये लोग मिलें और एक वाइड स्ट्रैटेजी और एनालिसिस जो कैंडिडेट्स रखते हैं उनको पब्लिक में अवेलेबल कराएँ। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।